Hello everyone, I am Vijay Soni and you are watching my YouTube channel Vizo Academy. Today we are going to study about the chapter number 1, Resource and Development. This is the 5th video of this chapter and this topic has been taken from the SST Geography from CBSE class 10th. Today's topic is लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन। आज हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक नज़र डालते हैं आज हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, साइज ऑफ इंडियन लैंड मास। सेकंड, लैंड एज ए रिसोर्स। नंबर 3, इंडियाज रिलीफ फीचर। नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। नंबर 5, यूज पैटर्न ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। These use pattern can be classified into the two, that is a physical factor and the human factor. Number 6, reason of land degradation and number 7, how to conserve land. ये सातों पॉइंट आज हम स्टडी करने वाले हैं। Let's begin. Size of land of India in the world. इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की साइज क्या है। लैंड एक असेट्स है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। चूँकि ये बहुत ही छोटा एरिया है, फिनिट मैग्नीट्यूड है, पूरी अर्थ पर केवल 29% ही, बाकी 71% टोटल वाटर है। इसलिए इस रिसोर्स का, इस एसेट्स का हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर हम बात करें तो इंडिया का टोटल लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, इंडिया अपने आप में 2.4% एरिया कवर करता है। ये डेटा 93% है, क्योंकि 7% डेटा कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ के हमें अभी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना। ये दो ऐसी जगह हैं, ये दोनों ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने हमारे कुछ लैंड मास पे कब्जा किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं आसाम को छोड़कर जिनकी हमारे पास कोई अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से पूरा डेटा 93% है। अब हम पढ़ेंगे लैंड एक रिसोर्स की तरह है। लैंड एक रिसोर्स की तरह कैसे हैं, ज़रा देखते हैं। क्यों लैंड के ऊपर ही वेजिटेशंस अवेलेबल हो सकती है। वेजिटेशन अगर पॉसिबल है तो तभी है जब लैंड है। वहीं वाइल्ड लाइफ भी लैंड की वजह से ही पॉसिबल है। इवन ह्यूमन लाइफ ही लैंड पर पॉसिबल है। वहीं अगर ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो चाहे प्राइमरी इंडस्ट्री हो, चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, टर्शियरी इंडस्ट्री हो, ये विदाउट लैंड पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी बिना लैंड के पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडिया में डिफरेंट रिलीफ की। तो देखिए, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और आइलैंड। अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन टोटल लैंड मास का 30% है, यानी टोटल सरफेस एरिया का 30% एरिया माउंटेनियस एरिया है। और ये माउंटेन्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली रिवर फ्लो होती है। यहाँ पर हमें टूरिज़्म का फ़ायदा मिलता है और यही इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी हम अगर कहें तो माउंटेनियस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें प्लेटू की, तो प्लेटू 27% है। ये टोटल लैंड मास का 27% होने के साथ ही मिनरल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत होता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे ऐसे रिजर्व्स हैं, ऐसे रिच रिजर्व्स हैं जो केवल प्लेटू पे ही पाए जाते हैं। प्लेटू की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये ज़मीन से, फ्लैट लैंड से एलिवेट, तो यानी कि हाई एलिवेशन तो होता है, इसका ऊपर होता है, लेकिन पहाड़ों की तरह पीक नहीं होता। इसमें ऊपर सरफेस जो होता है वो पूरा फ्लैट होता है। तो इस तरह के एरियाज़ को हम प्लेटू कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन टोटल सरफेस लैंड मास का 43% है। और ये 43% जो एरिया है ये प्लेन है, और प्लेन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब हम बात करेंगे लैंड के क्लासिफिकेशन की। 5 तरह से लैंड को क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि नंबर 1 फॉरेस्ट, नंबर 2 लैंड विच नॉट फॉर कल्टिवेशन, नंबर 3 अनकल्टिवेटेड लैंड, नंबर 4 फेलो लैंड और नंबर 5 नेट्स ऑन एरिया। सो फॉरेस्ट लैंड वो लैंड है जो फॉरेस्ट एरिया में कवर होती है। सेकेंड, वो लैंड जिस पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन का काम नहीं किया जाता, ऐसी लैंड जनरली
लैंड फॉर नॉट कल्टिवेशन की कैटेगरी में आती है। ये जनरली बैरन या वेस्टलैंड भी कहलाती है। इसे हम वेस्टलैंड भी कह सकते हैं या बैरन लैंड भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसका दूसरा यूटिलाइजेशन होता है जहाँ पर बिल्डिंग या रोड्स तैयार होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड नंबर की अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि जहाँ पर या पिछले 5 सालों से या 5 सालों से ज़्यादा हो गए हैं ऐसी लैंड है जिस पर एग्रीकल्चर का एक्टिविटी नहीं किया गया है। ऐसी लैंड जिस पर 5 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई एग्रीकल्चर या कल्टिवेशन एक्टिविटी नहीं की गई है, ऐसी लैंड थर्ड तरह की लैंड कहलाती है, जिसका नाम है अनकल्टिवेटेड लैंड। नंबर 4 दैट इज ए फेलो लैंड। ये वो लैंड है जहाँ पर 2 हम कैटेगरी करेंगे। नंबर 1 जहाँ पर 1 साल से भी कम हुआ है लेकिन कोई कल्टिवेशन का एक्टिविटी नहीं हुआ है, और नंबर 2 वो कैटेगरी जहाँ पे 5 साल से भी कम हुए हैं लेकिन अभी तक कोई कल्टिवेशन का एक्टिविटी नहीं हुआ है। नंबर 5 दैट इज ए नेट सोन एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पर कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंटिन्यूसली की जा रही है। अब हम बात करेंगे यूज पैटर्न ऑफ लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि लैंड को इंडियन जो लैंड है वो पूरा किस तरह से अलग अलग दिखाई देता है, कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे, एक है फिजिकल फैक्टर के थ्रू और एक है ह्यूमन फैक्टर के थ्रू। हम फिर सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे किस तरह से इंडिया फिजिकली कहाँ पे कैसी टोपोग्राफी है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है और कहाँ पे कैसी सॉइल है, यानी हम फिजिकल फैक्टर को भी 3 तरह से क्लासीफाई करके समझेंगे कि टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है और सॉइल कैसी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टोपोग्राफी की, तो लैंड मास, इंडियन लैंड मास में टोपोग्राफी फिजिकल फैक्टर के हिसाब से बहुत डिफरेंट है। कहीं टेरेन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं लैक्स हैं, कहीं वैलीज हैं और कहीं प्लेन्स हैं। तो ये इसकी टोपोग्राफी कहलाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से इंडिया में वेरी करता है क्लाइमेट। कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बारिश होती है और कहीं बहुत सर्दी या ठंड होती है, कहीं स्नोफॉल होता है। तो एक ही समय पे अलग अलग वेरिएशंस एक ही समय पे देखे जा सकते हैं इंडिया के अंदर। ये क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वेरिएशंस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सोइल के हिसाब से, किस तरह से इंडिया डिफरेंट सोइल से भरा पड़ा है और अलग अलग फीचर्स हैं इसके। तो यहाँ पर कहीं एल्यूवियल सोइल है, तो कहीं ब्लैक सोइल है, कहीं रेड सोइल है, कहीं एरिड सोइल है, कहीं लेटराइट सोइल है। इस तरह से डिफरेंट सोइल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो इस तरह से हम फिजिकल फैक्टर को कंप्लीट करते हैं। दूसरा हम ह्यूमन फैक्टर लेते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर भी 3 तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, सेकेंड हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और नंबर 3 हम बात करेंगे डिफरेंट इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया डिफरेंट रीजन्स पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बहुत वेरी करता है। अगर हम बात करें एग्जांपल यूपी का लेते हैं, यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सेकंड हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में कर्नाटका का बेंगलोर लें तो बेंगलोर एक IT सिटी, IT हब बन चुका है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चर की, तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि एक दूसरे से वेरी करते हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो ये हमने देखा किस तरह से हमारा इंडिया यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की। तो लैंड किस तरह से डिग्रेड होती है और कैसे इसे कंजर्व करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लैंड डिग्रेड क्यों होती है, उसके पीछे कुछ रीजन्स है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न है, ओवर ग्रेजिंग दूसरा एक कारण है, तीसरा माइनिंग की वजह से लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। फिर ओवर इरिगेशन भी एक अपना एक कारण है, जैसे वाटर लॉगिंग होता है। वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है और लैंड डिग्रेड होने लग जाती है। इस तरह से बात करें तो 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी लैंड है इंडिया के अंदर जो पूरी तरह से डिग्रेड हो गई है। उसके 3 कारण हैं, जैसे कि पहला कारण है वाटर एरोडेड, कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की वजह से लैंड बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, ये अपने आप में 56% है। सेकेंड है 28% ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, और थर्ड है 16% जो कि वाटर लॉगिंग की वजह से अल्कलाइन डिपॉजिट हो गया है और उसकी वजह से लैंड पूरी तरह से डिग्रेड हो गई है। अब हम बात करेंगे
कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है, जैसे कि कुछ मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ या सेरेमिक इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर लाइम स्टोन्स या कैल्साइट या सोप स्टोन्स को ग्राइंड किया जाता है। इसकी वजह से डस्ट प्रोड्यूस होती है और वो डस्ट जब ज़मीन पर बैठती है तो लैंड के ऊपर एक परत बन जाती है, उसकी वजह से ऊपर से पानी अंदर नहीं रिस पाता है, इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिल्टर नहीं हो पाता है, इस वजह से भी लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। वहीं सेकेंड अगर हम बात करें तो अभी कुछ सालों में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ ही इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडस्ट्रियों में जितना भी वेस्ट है, जितना एफ्लुएंट्स हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहा है और उसमें लैंड भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होते जा रही है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, किस तरह से लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, एफोरेस्टेशन करें, इससे हमारा पहला स्टेप हम ले सकते हैं और लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम किस तरह से ग्रेजिंग करवाना चाहिए एनिमल्स को, अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट तैयार करें तो हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। नंबर थर्ड, हम शेल्टर बेल्ट लगाएं तो भी हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। फिर हम ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें। इसके बाद हम जितने भी हमारे खेत हैं और आसपास बहुत हवाएं चलती हैं या पानी का बहुत प्रेशर आता है या आसपास नदियां हैं या ओशियनिक एरिया है या कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर हम सैंड ड्यून्स तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर हम थॉर्नी बशेस लगा सकते हैं, जिससे हमारा लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगा। इसके बाद हम वेस्ट लैंड, जो कि हमने अभी पढ़ा था, कुछ ऐसी लैंड भी है जो कि फेलो लैंड में आती है या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड भी आती है या फिर ऐसी लैंड जहाँ जिसे हम बैरन लैंड या वेस्ट लैंड कहते हैं, इसके लिए भी हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम माइनिंग एक्टिविटी पे प्रॉपर कंट्रोल करें तो हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। और इसी तरह से अगर जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या लोगों के घरों में से वेस्ट निकलता है या जितना भी वेस्ट और एफ्लुएंट्स होता है, ये सब अगर हम प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कर सकें तो उससे हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। आज का टॉपिक बस यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।